हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय निर्भय विष्णु या वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। और बहुत ज़ोरों शोरों से आपने एनालिसिस की डिमांड करी है, तो मुझे लगता है बना देना चाहिए। अब बच्चे सुबह ही मुझसे कह रहे थे पेपर आने के बाद ही कि एनालिसिस एनालिसिस, तो भाई मैं ऑफिस था, जैसे ही मैं आया हूँ, जस्ट अभी आया हूँ, थोड़ी बहुत देर हुई आए हुए, मुश्किल से आधा घंटा। और अब मेरे पास टाइम है, तो मैं जो है आपके लिए कर देता हूँ ये काम। एनालिसिस देख लेते हैं भाई, क्या क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, एक बार इनको जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, शुरू करता हूँ मैं कहानी आपके साथ। पेपर आसान है। मैं पूछूं लेवल कैसा था, पेपर का लेवल भारी नहीं था। अगर आप इसे भी भारी समझ रहे हैं तो फिर दिक्कत की बात है। हर एक टॉपिक से एक एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, क्या ही पूछा पेपर में आपसे, कुछ नहीं है भारी। कभी आप सोचो बहुत, इसको मॉडरेट भी नहीं कह सकते, इसको इजी टू मॉडरेट में रखो। मॉडरेट तक छुआ ही नहीं पेपर ने, बहुत बेसिक बातें हैं। और मैं आपको बताता चलूंगा कि मैंने जब आपको पढ़ाया तो कहां कहां क्या क्या चीज मैंने आपको बताई थी। शुरू करते हैं साहब। पहला क्वेश्चन देखिएगा। चूज द वर्ड दैट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे शब्द को चुनो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता हो। मैं तुमसे पूछूं, पहली बात तो अगर तुम समझदार हो तो सेंटेंस में पढ़ के देखो तो सही, नाउन है कहां? एक ही तो नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो बाद की बात है। तुमसे पूछा हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ, सेंटेंस में नाउन ही एक है। जरा देखना, हर काइंडनेस एक्सप्रेस्ड एवरीवन, दिख रहा है ना मेरे हिसाब से? दिख रहा है। चाहो तो मैं जूम भी कर सकता हूं मुझे लगता है, लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा मैंने पीडीएफ में ही खोल रखा है नॉर्मल। हाँ, तो हर काइंडनेस इंप्रेस्ड एवरीवन, उसकी काइंडनेस ने सबको इंप्रेस कर दिया। हर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। मैं आपसे पूछूं क्या है पजेसिव एडजेक्टिव? काइंडनेस क्या है साहब? काइंडनेस अकेला शब्द है। आपको नहीं पता तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जिस शब्द के लास्ट में एनईएस डबल एस नेस लग जाता है तो वो नाउन बनते हैं। और जनरली नेस वाले शब्द जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं। काइंडनेस, किसी का दयालु होना, ये एक ऐसी चीज है इसको केवल महसूस कर सकते हैं। और जिसको महसूस कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैं तुमसे पूछूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन होगा साहब? काइंडनेस होगा। इंप्रेस क्या है साहब? वर्ब है। इंप्रेस्ड क्या है? वर्ब है। एवरीवन क्या है? प्रोनाउन है। एवरीवन क्या है? प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए साहब। आपसे पूछा है सेलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग अ करेक्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मैंने आपको लाख बार चीख चीख के समझाया प्रोनाउन की क्लास में। दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। ठीक है साहब, ईच अदर और वन अनदर आपको लाखों बार समझाया, प्रोनाउन की क्लास में देख लेना। आइडेंटिफिकेशन में वो क्वेश्चन भी कराया था, ये भी कराया है। अगर बात तुम्हें समझ में आई, ईच अदर वन अनदर होते हैं, तो आंसर क्या बनेगा? बी फॉर बॉल बनेगा। सिंपल सी कहानी है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, बोले भैया और हम देख लें क्या है। देखो, प्रोनाउन यहां आया हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, और देमसेल्फ आया है, कैसा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, करेक्टली यूज्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अच्छा ठीक है, अब देखो यहां आ गई थोड़ी सी अच्छी बात। मैंने आंसर उसको चुन तो लिया। ए फॉर एप्पल गलत होगा साहब, डी फॉर डॉग गलत होगा। अच्छा सही कौन सा हो सकता है? बोले भैया प्लेयर्स ठीक, ये वाला ठीक हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। देखो, टू ब्रदर्स ब्लेम्ड ईच अदर, दो भाइयों ने एक दूसरे को ब्लेम किया। मैंने आपको ये भी सिखाया क्लास में कि ईच अदर कितनों के लिए आता है साहब? दो के लिए। और वन अनदर किसके लिए आता है? मोर देन टू के लिए। वन अनदर किसके लिए आता है? मोर देन टू के लिए। तुम्हें पता है साफ साफ लिखा है, दो भाइयों की बात हो रही है, उन्होंने एक दूसरे को ब्लेम किया, किसके लिए? इंसिडेंट के लिए। तो दो के लिए किसका यूज करते हैं? ईच अदर का, मतलब बी फॉर बॉल ठीक होना चाहिए। अच्छा एक और आ जाओ। द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर हिमसेल्फ वॉन द मैच। अब देखो यहां तुम क्लियर नहीं कर सकते, इस सेंटेंस को गलत ही मानना पड़ेगा। हालांकि यहां पे वन अनदर आया है, यहां पे वन अनदर आया है, तो एक तो इसको गलत इसलिए मान सकते हैं क्योंकि प्लेयर्स की संख्या क्लियर नहीं है। संख्या अगर क्लियर हो कि भाई एक दूसरे को उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, प्लेयर्स का नंबर क्लियर हो कि तीन प्लेयर थे, चार थे, पांच थे, 10 थे। अगर मैं इस प्लेयर्स की बात करूं तो इस प्लेयर्स को दो भी ले सकते हैं। अगर दो लोगे तो इस प्लेयर के साथ ईच अदर आ जाएगा, वरना वन अनदर आ जाएगा। दो से ज्यादा मानोगे तो। बोले ठीक है, तो एक तो प्लेयर्स की नंबर क्लियर नहीं है, इसलिए करेक्ट यूज नहीं है। करेक्टली यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मैं आपसे कहूं करेक्टली यूज है। वन अनदर चलो मान भी लो करेक्टली है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्लियर कहां है? नंबर क्लियर कहां है? नंबर यहां क्लियर है कि दो ब्रदर थे, दो के लिए हमने क्या लगा दिया? ईच अदर लगा दिया। द प्लेयर्स के साथ दो प्लेयर भी हो सकते हैं, तो दो प्लेयर्स के लिए यहां वन अनदर भी आ सकता है। बोले जी ईच अदर भी आ सकता है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा आफ्टर हिमसेल्फ वॉन द मैच, ये हिमसेल्फ भी गलत है। जब वो खुद मैच जीते, तो खुद मैच जीतने का मतलब है, आप ये भी कह सकते हो कि प्लेयर एक था। हिमसेल्फ का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सिंगुलर व्यक्ति है। वर्ब से पहले पहली बात तो हिमसेल्फ आ नहीं सकता, ये ग्रामेटिकली गलत है। लेकिन इस हिमसेल्फ से एग्जामिनर तुम्हें ये बताना चाहता है कि तुम ये समझ लो कि बंदा एक था, एक प्लेयर, जब वो मैच जीत गया। अब एक ये हो गया, दो होंगे, एक इधर एक इधर, दो होंगे। हिमसेल्फ से देख के तुम अंदाजा लगा सकते हो। अगर बात समझ में आई हो तो सी फॉर कैट गलत है कुल मिला के। ठीक है, चलो साहब 62 के बाद आ जाओ 63 नंबर पे। सेंटेंस अप्रोप्रिएट कंजक्शन। यार इसमें अप्रोप्रिएट कंजक्शन पूछा है आपसे कि भाई जो किसको दिखाता हो? पर्पस को दिखाता हो। किसको दिखाता हो? पर्पस को। इंडिकेटिंग पर्पस। पर्पस मतलब तुम्हारा उद्देश्य क्या है, किसी काम को करने का रीजन क्या था, उद्देश्य क्या था। मैं तुम्हें चीख चीख के बता चुका कई बार क्लास में। अनलेस और अनटिल का फर्क तुम्हें पढ़ाया होगा।
अनलेस मैंने ग्रामर की क्लास तुम्हें पढ़ी है ना, मेरी ग्रामर क्लास 1 जो मैंने आपको बताई, ग्रामर की 3 क्लास ली है, ज्यादा क्लास ली नहीं है, लेकिन उसमें बेसिक बहुत सारी बातें बताई हैं। वहां मैंने अनलेस और अंटिल का फर्क तुम्हें बताया बहुत डिटेल में, जाके देखो। अनलेस बताया था मैंने जो टाइम को दिखाता है, अंटिल दिखाता, अनलेस बताया था जो कंडीशन को दिखाता है, ठीक है नहीं। अनलेस किसको दिखाता है? कंडीशन को, मतलब शर्त को, ठीक है। अनलेस किसको दिखाता है? कंडीशन को, ठीक है। अंटिल किसको दिखाता है? टाइम को। अंटिल किसको दिखाता है? टाइम को। बहुत बढ़िया। डिस्पाइट एक आ गया, डेस्पाइट एक आ गया, वेयर एज। दोनों के दोनों किसको दिखाएंगे? कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? कॉन्ट्रास्ट को। जब दो अपोजिट बातें चल रही हूं, बोले उसने पढ़ाई तो करी लेकिन वो पास नहीं हुआ, पढ़ाई करने के बावजूद वो पास नहीं हुआ, ऐसी वाली मीनिंग के लिए वेयर एज और डेस्पाइट का प्रयोग हम कर सकते हैं। बोले जी बीओडी, दोनों कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सो दैट। सो दैट की हिंदी होती है ताकि। सो दैट की हिंदी क्या होती है साहब? ताकि। चर्चा करी है पहले कई बार। ही स्टडीड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो क्वालिफाई कर सके। उसने कठिन परिश्रम क्यों किया? क्या पर्पस था उसका कठिन परिश्रम करने का? ताकि वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सके फेलोशिप के लिए। अब आप सो दैट को देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि पर्पस की बात हुई है। किसकी बात हुई है? पर्पस की। बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या बनाओगे? सी फॉर कैट बनाओगे 63 का। आ जाओ जरा इसको क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं 64 में। सेलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग द करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशन विद अ नाउन। नाउन के साथ करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशन है। आपसे कुल मिला के पूछा है कि एक्सेप्शन के साथ क्या प्रपोजिशन आएगी? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन और एक्सेप्शन। यहां पे अपॉन आ गया, गलत है। एक्सेप्शन ओवर गलत है। एक्सेप्शन ऑफ गलत है। एक्सेप्शन टू, है ना। किसी भी अपवाद का कोई ना कोई रिसीवर होगा। ये अपवाद है तुम्हारे लिए, मैं ये तुम्हारे लिए केवल एक्सेप्शन है कि तुम आज होमवर्क करके मत लाओ। कल को अगर तुम नहीं करके लाए हो, तुम्हारे लिए केवल एक्सेप्शन है कि तुम्हारी तबीयत खराब थी, तो तुम उस एक्सेप्शन के रिसीवर हो। एक्सेप्शन जनरली कोई ना कोई रिसीव करने वाला होता है। तो इन जनरल मैं आपसे कहूं कि एक्सेप्शन के लिए किसका यूज करते हैं साहब? टू का यूज यहां आप करेंगे। बेहतर ऑप्शन क्या होगा? टू होगा। तो आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल, ठीक है नहीं। एक्सेप्शन टू दिस रेगुलेशन, ठीक है नहीं। देर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रेगुलेशन, रूल टू दिस रेगुलेशन। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, लाखों बार पूछा गया है एग्जाम में। 64 क्लियर हो गया हो तो 65 पे चलते हैं। चूज द वर्ड करेक्टली फॉर्म टू द रूट वर्ड, ठीक है नहीं। आ जाओ जरा। मैनेजर ऑब्जेक्टेड टू। एक बात ये भी ध्यान रखना, कल को तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा प्रपोजिशन टू आती है। मैनेजर ने ऑब्जेक्ट किया, अगर मैनेजर ऑब्जेक्ट कर रहा है तो भाई डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स को जो है डिस्क्लोजर उनको दिखाने का, डिस्क्लोज करने का, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड को डिस्क्लोज करने के लिए अगर वो मना कर रहा है तो वो ऑथराइजिंग होगा या अनऑथराइजिंग होगा? सोच के देखो। अगर वो मना कर रहा है कि ऐसे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, तो कोई कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिस्क्लोज करने के लिए क्या करेगा? ऑथराइज करेगा, अनऑथराइज करेगा? जब आपने कह दिया कि ऑब्जेक्ट कर रहा है, मना कर रहा है, इसका मतलब क्या कहेगा? अनऑथराइज्ड। क्या कहेगा? अनऑथराइज्ड। द मैनेजर ऑब्जेक्टेड टू द अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, ठीक है नहीं। तुम्हारे पास परमिशन हो तो तुम देखो, परमिशन नहीं है तो तुम नहीं देखोगे। इसलिए उसने मना करा, क्योंकि तुम जो डिस्क्लोजर है वो कैसा था? अनऑथराइज था। तुम्हें परमिशन नहीं है कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स देखने की, वो ये कहना चाह रहा है। आंसर बनेगा सी फॉर कैट। अच्छा दूसरी बात, मैं तुमसे पूछूं ऑथराइज आ जाएगा? नहीं आ जाएगा, क्योंकि डिस्क्लोजर जो है नाउन है, और नाउन से पहले यहां पर आपको एडजेक्टिव रखना था। क्या रखना था? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के रूप में तुमसे पूछूं क्या क्या बन सकता है? देखो ये एडजेक्टिव बन सकता था, मैं सही का निशान नहीं लगा रहा, कभी तुम सोचो गड़बड़ नहीं, इसको हटाना पड़ेगा, अभी पूरा ही गड़बड़ हो गया, पेज हिल गया ना। हाँ देखो ये था, ठीक है। ये तो मैं कट का निशान लगा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं कट का निशान लगा रहा हूँ। एक सेकंड का, इधर से फोन है। हेलो। उसमें क्लास के बीच में वो भी करता हूँ कॉल, पढ़ा के एक बार, ठीक है। ओके ओके। हाँ, मैं कह रहा था कि भाई, तो ऑथराइजिंग एक बार को एडजेक्टिव बन सकता है, अनऑथराइज एक बार को एडजेक्टिव बन सकता है, लेकिन अगर कोई बी फॉर बॉल लगाया, फांसी की सजा है। क्यों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना ऑथराइज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आ जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव नहीं बनती। मैं तुमसे पूछूं एडजेक्टिव कौन कौन बन सकता है? बोले जी या तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी, या फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाएगी? आईएनजी फॉर्म बन जाएगी, है ना। या फिर किसी शब्द के लास्ट में एल आया होगा, वो एडजेक्टिव बन सकता है, ठीक है। ट्यूटर से बनता है ट्यूटोरियल, है ना। हालांकि ट्यूटोरियल तो नाउन भी बन जाएगा, ऐसे तो एल वाले शब्द के मामले में गड़बड़ मत कर देना। लेकिन हाँ, अनऑथराइज, कुल मिला के अन के मीनिंग के चक्कर में मैंने किसको चुना? सी फॉर कैट को चुना। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वरना तुम जो है सब भी तुम्हारे पास ज्यादा नहीं है फिलहाल 65 के बाद। साहब 66 देख लीजिए, 66 नंबर क्या कह रहा है भाई? बचपन से अब तक अगर तुम नहीं पढ़ के आए हो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ, डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ। अगर असेंडिंग बढ़ता हुआ है तो घटता हुआ क्या होगा? राइज मतलब भी बढ़ना, क्लेम मतलब भी बढ़ना, एडवांस मतलब भी बढ़ना। केवल घटना कहां है? डिसेंडिंग है। एंटोनियम पूछा था ना आपसे, तो असेंड बढ़ना हो गया, डिसेंड कम होना हो गया। आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है? पेपर को भारी सोच रहे हो, मेरे पास भी मैसेज आए, भैया भारी आया पेपर। अरे इसे भारी का हो गए हैं? क्या है ये भारी है? आ जाओ।
पीपल बिलीव दैट द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ रेयर एलिमेंट, पीपल ने डिस्कवर किया, पैसिव वॉइस पूछा। ये सेंटेंस फिर भी थोड़ा सा ठीक है ना, सेंटेंस फिर भी थोड़ा सा ठीक है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस थोड़ा सा ठीक पूछ रहा है, लेकिन पेपर 2 है यार, इतना तो मान के चलोगे ही चलोगे। देखो, पीपल बिलीव दैट द साइंटिस्ट डिस्कवर अ रेयर एलिमेंट, पीपल, लोगों ने विश्वास किया कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक रेयर एलिमेंट जो है डिस्कवर कर लिया है। पीपल सब्जेक्ट है, बिल्कुल सब्जेक्ट है। बिलीव वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। जब बिलीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो जब इसका पैसिव बनाओगे तो बिलीव का क्या बनेगा? इज बिलीव्ड। बिलीव का क्या बनेगा? इज बिलीव्ड। अगर तुम इज बिलीव्ड बनाओगे, यहां इज बिलीव्ड है, यहां पर वाज कह दिया, अरे तुमने कैसे पास कर दिया साहब? जब तुमने विश्वास प्रेजेंट में करा तो पैसे में पास थोड़ी बना दोगे, गलत हो गया। सी फॉर कैट काट दो। मैं आपसे कहूं द साइंटिस्ट इज बिलीव्ड, द साइंटिस्ट इज बिलीव्ड। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकना गाइस, इसको पूरे को ही साफ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ज्यादा ले लिया है ना। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, आ जाओ जरा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई यहाँ पे वाज आ गया तो वॉज के चक्कर में सी फॉर कैट तो गलत है। इट इज बिलीव्ड, द साइंटिस्ट इज बिलीव्ड, द साइंटिस्ट इज बिलीव्ड टू हैव डिस्कवर्ड अ रेयर एलिमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, ये तो चलो ठीक है। देखो, अगर तुम इट से बना रहे हो ना तो सेंटेंस बनाने का तरीका दूसरा होता। अगर तुमने सेंटेंस किससे बनाना था? इट से बनाना था, तो दूसरा बनता सेंटेंस। कैसे बनता? इसमें क्या था? पीपल सब्जेक्ट था, बिलीव आपकी वर्ब थी, और ये क्या बिलीव करते हैं, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट था, पूरी की पूरी क्लोज क्या थी? ऑब्जेक्ट थी। अगर तुम्हें सेंटेंस इट से बनाना था, बन सकता था सेंटेंस इट से, कोई समस्या की बात नहीं थी, लेकिन पहला गलत है। इट से अगर बनाना ही था तो बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को उठाता, लिखता इट। बिलीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसका पैसिव बनता इट इज बिलीव्ड। क्या बनता? इट इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज बिलीव्ड। किसके द्वारा? पीपल। पीपल का क्या करेंगे? बाय पीपल। इट इज बिलीव्ड बाय पीपल। बहुत बढ़िया। अब इट किसके लिए आया? इट माना मैंने पूरी क्लोज के लिए, तो पूरी क्लोज उठा के ऐसे कैसी रख दो, क्या? दैट अ रेयर एलिमेंट डिस्कवर्ड साइंटिस्ट। आपको पूरी की पूरी क्लोज ऐसी कैसी लिखनी थी? दैट द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ रेयर एलिमेंट। अगर ये ऐसे लिखा होता तो ये आंसर बन सकता था, लेकिन तुमने उल्टा कर दिया। तुम ये कह रहे हो कि रेयर एलिमेंट ने किसको डिस्कवर कर लिया? साइंटिस्ट को। एलिमेंट गया और साइंटिस्ट को ले आया। अरे मीनिंग उल्टा हो गया साहब। आपको ये पूरी की पूरी क्लोज ऐसे के ऐसी ही रखनी थी। अगर बात समझ में आई हो तो ए फॉर एप्पल गलत है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ, द साइंटिस्ट इज बिलीव्ड टू डिस्कवर अ रेयर एलिमेंट और द साइंटिस्ट इज बिलीव्ड टू हैव डिस्कवर्ड। देखो साहब, बहुत से लोगों ने गलती कर रखी है, ध्यान से सुनना, लेकिन तुम्हें ध्यान देना है। अगर मैं आपसे कहूं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये एक्टिव वॉइस होता है, बोले जी होता है। मैं आपसे कहूं इसका पैसिव क्या बनता है? टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए बी लगा लो, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा लो? थर्ड फॉर्म। एक सेकंड देखना, यहां पर हैव है ना, टू हैव डिस्कवर्ड। अच्छा ये भी तो एक्टिव ही है। मैं आपसे कहूं पैसिव कहां बना दिया? ये भी एक्टिव है, ये परफेक्ट में आ गया और कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो बी की तो बात ही नहीं हुई। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है ना। तो तुमसे मैं कहूं यहां पर इन्फिनेटिव तुमने यूज करा, टू डिस्कवर। अगर तुम इन्फिनेटिव का पैसिव बनाना भी चाह रहे हो तो बी से बनाओगे। यहां पर तुमने लिख रखा है टू हैव डिस्कवर्ड, टू हैव डिस्कवर्ड। अच्छा, अगर परफेक्ट बनाना चाह रहे हो, ठीक है, द साइंटिस्ट इज बिलीव्ड, साइंटिस्ट जो है विश्वास करते हैं इस बात का कि टू डिस्कवर, कि उन्होंने डिस्कवर कर लिया है अ रेयर एलिमेंट। अच्छा अब तो ठीक है, फिर अगर वो परफेक्ट बना रहे हो तुम, साइंटिस्ट बिलीव, मगर वही वाली बात है, शुरू वाले सेंटेंस में डिस्कवर्ड आया है, तो अगर उन्होंने बना लिया है तो पास से लेके प्रेजेंट तक उन्होंने जो है फिलहाल में डिस्कवर कर लिया है, तुम ये कहना चाह रहे हो विश्वास वो करते हैं, तो भाई प्रेजेंट बनाना है ना तुम्हें। अगर तुम टू हैव डिस्कवर्ड रखते हो तो भी प्रेजेंट बनाओगे। किससे बनाओगे? इज से बनाओगे प्रेजेंट, ठीक है। साइंटिस्ट इज बिलीव टू हैव डिस्कवर्ड अ रेयर एलिमेंट, और आप कहोगे यहाँ पर टू डिस्कवर्ड अ रेयर एलिमेंट। फिर अगर ऐसी ही बात है तो परफेक्ट बनाने का कोई रीजन है मेरे पास कि उन्होंने टू हैव डिस्कवर्ड लिख दिया? परफेक्ट बनाने का कोई रीजन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर डिस्कवर का डूअर देखो तो साइंटिस्ट शुरू में रखा है। डिस्कवर का डूअर कहाँ रखा है? साइंटिस्ट शुरू में रखा है। और बी वाली बात है नहीं कि मैं तुमसे पैसे बनाने के लिए कह दूं, ठीक है। इट इज टू बिलीव, इट इज टू बिलीव्ड दैट साइंटिस्ट, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दोगे, लेकिन वहां डिस्कवर्ड है, फिर यही है। एक काम करो, डी चुनो, ठीक है, क्योंकि अगर तुम टू डिस्कवर को लिखोगे तो टू डिस्कवर मतलब डिस्कवर हो जाएगा इज के साथ, मतलब प्रेजेंट टाइम दे देगा। तो बेहतर है कि टू हैव डिस्कवर ही लिखो, टू हैव डिस्कवर्ड, टू हैव डिस्कवर्ड, कि उन्होंने क्या कर लिया है? डिस्कवर कर लिया है। टू डिस्कवर इसलिए नहीं चुना क्योंकि डिस्कवर्ड किस में था? पास्ट में था। ये पास्ट में था तो इसको प्रेजेंट, इसको पास्ट में चुनो, मतलब यहाँ डिस्कवर्ड लिखा है, इसको जो है परफेक्ट में चुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलें साहब, नेक्स्ट देखो। चलें, 66 हो गया, 67 हो गया, 68 आ जाओ। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस। ऑप्शन चुनो जो सेंटेंस को कंप्लीट करता हो। स्पीकर्स आर्ग्यूमेंट लैक्ड सफिशिएंट एविडेंस। जो स्पीकर का आर्ग्यूमेंट था उसमें क्या थी? सफिशिएंट एविडेंस की कमी थी। एंड देयरफॉर, इसलिए क्या हुआ? फेल्ड टू द ऑडियंस, वो ऑडियंस को क्या नहीं कर पाया? ऑडियंस को मना नहीं पाया। ऑडियंस को मनाना, पर्स्ड,
देखो पहली बात तो टू आया है, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जिस शब्द के साथ में ईडी लग गया वो फर्स्ट फॉर्म तो नहीं हो सकता, या तो ये सेकंड फॉर्म होंगे या ये थर्ड फॉर्म होंगे। मैं मान के चल रहा हूं या तो ये सेकंड फॉर्म होंगे थर्ड फॉर्म होंगे। ए काट लो और डी काट लो। और तुमसे पूछा बताओ परसुएड या परसुएड। कुल मिला के क्वेश्चन जो है वो किसका था, स्पेलिंग का क्वेश्चन था, ऐसे मान के चलो। तुमसे परसुएड की स्पेलिंग पूछी, परसुएड मतलब किसी को मनाना। परसुएड की स्पेलिंग में बेटा यू नहीं आता, परसुएड की स्पेलिंग में क्या आता है, ई आता है। परसुएड, PERSUADE, परसुएड। 68 का आंसर बनेगा सी फॉर कैट। 68 का आंसर क्या बनेगा, सी फॉर कैट। नेक्स्ट आ जाओ 69। भाई लैकोनिक का आपसे सिनोनियम पूछा है, बताओ लैकोनिक का सिनोनियम क्या होगा। इसमें कोई भारी बात है क्या 69 में। लैकोनिक होता है जो बहुत ज्यादा क्या हो, बहुत ज्यादा कम बोलने वाला हो, जो बहुत ज्यादा कम बोलता हो, कम शब्दों में बात करता हो, उसको लैकोनिक बोलते हैं। कम शब्दों में बात करने वाला। इंडिफरेंट, इंडिफरेंट होता है जिस पर किसी बात का प्रभाव ना पड़े। आई एम इंडिफरेंट टू विन और लूज, की मतलब मुझे जीतने हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंडिफरेंट जो है किसी बात का फर्क ना पड़ना। ऑर्नामेंटल मतलब जब आपने किसी चीज को ऑर्नामेंट लगा दिए, सजा दिया, सजा बढ़ा दिया, मतलब तुमने बहुत सारी बातें उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दी, तभी तो वो ऑर्नामेंटल बनेगा। वर्बोस, वर्बोस में वर्ब आया है। वर्ब का मतलब होता है शब्दों से भरा हुआ, तो वर्बोस का मतलब है शब्दों से भरा हुआ, जिसमें बहुत सारे शब्द हो एकदम बढ़िया बढ़िया कैटेगरी के। तो कुल मिला के वर्बोस भी उल्टा हो जाएगा, ऑर्नामेंटल भी उल्टा हो जाएगा। इनडिफरेंट तो कुछ भी नहीं है, मतलब जब आप कहोगे कि किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता, आंसर क्या बनेगा, कॉन्साइज बनेगा। कॉन्साइज मतलब सटीक, एकदम छोटा लेकिन छोटी शब्दों में बढ़िया बात कही, कॉन्साइज होगा। लैकोनिक का जो सिनोनियम बनेगा क्या बनेगा, कॉन्साइज बनेगा। अगर बात समझ में आई हो तो फिर आगे चलते हैं 70 नंबर पे। एडजेक्टिव एंड इट्स डिग्री एंड यूज विदाउट ग्रामेटिकल एरर। भाई साहब मैंने आपको लाख बार सिखाई है, ठीक है। जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, IOR जितने शब्दों में आया होता है, ये पेपर में पहले भी पूछा गया है, ग्रामर की क्लास में भी तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा, मुझे लगता है मैंने पढ़ाया है। और जो IOR वाले होते हैं इनके साथ देन का प्रयोग क्या होता है, गलत होता है। जो IOR वाले होते हैं इनके साथ देन का प्रयोग क्या होता है, गलत होता है। सुपीरियर के साथ टू आता है, बोले ठीक है, लेकिन सुपीरियर के साथ मोर क्या कर रहा है, मोर सुपीरियर होता ही नहीं है। मैंने आपको बताया था, ये वाली क्लास, ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी आपकी ग्रामर की क्लास में, कि सुपीरियर का मतलब है किसी का किसी से ऊपर होना। तो कंपैरिजन ऑलरेडी इनबिल्ट है। अगर मैं कहता हूं मैं तुम्हारा सीनियर हूं, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि तुम मेरे जूनियर हो। इसमें कंपैरिजन ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, इसलिए इसके साथ देन या कंपैरेटिव वर्ड्स मोर वगैरह का प्रयोग करना गलत होता है। इसलिए सी भी गलत हो गया। आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। देखो डी कैसे बनेगा साहब, डी ऐसे बनेगा, सुपीरियर आया और सुपीरियर के साथ टू आया, मोर वगैरह कुछ नहीं आया, आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। अगर बात समझ में आ गई हो तो फिर चलते हैं आगे। पेपर 1 पूरा हो गया, पेज नंबर 1 पूरा हो गया, ठीक है जी। देखो नेक्स्ट, देखो साहब, करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस पूछा है। देखो साहब बहुत आसान क्वेश्चन है ये, पंचुएशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए थी तुम्हें। क्या नहीं होनी चाहिए थी भाई साहब पंचुएशन पढ़ने की जरूरत। एक शब्द लिखा है, दूसरा लिखा है और तीसरा लिखा है, तो भाई पहले दूसरे के बीच में, और यहां पे कंजक्शन आ जाएगा, माना एंड लिखा है, ठीक है। तो जब पहला दूसरा लिख रहे हो तो उसके बीच में कॉमे का यूज करते हैं। मैं कहता हूं A, B एंड C, तो कॉमा लगाओगे ना। अगर कॉमा लगाओगे तो ये क्या कर रहा है, अगर कॉमा लगाओगे तो ये क्या कर रहा है, दो गलत हो गए। तीसरा देख लो, यहां पर कॉमा लगाया ही नहीं। रिक्वायर्स डिसिप्लिन कॉमा परसेवरेंस कॉमा एंड हार्ड वर्क, ये आ गया फुल स्टॉप। ये तब सही होता जब यहां पे कॉमा लगा होता, इसमें कॉमा नहीं लगा। अब इधर देख लो, डिसिप्लिन, परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क। कुछ बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये एंड से पहले कॉमा कैसे आ गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई इन जनरल तो ऐसा होता है, अगर आप दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं, अगर आप दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं, पंचुएशन का नियम है, आप चाहो तो अगले एग्जाम के लिए ध्यान रख सकते हो। अगर आपने दो क्लॉजेस जोड़ी हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ के बीच में कोऑर्डिनेट कंजक्शन आया है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन मतलब फैन बॉयज, FANBOYS, फैन बॉयज आया है, अपने से पहले कॉमा लेगा ही लेगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन बिना कॉमे के नहीं चलता, ध्यान रखना। और एंड कैसा ही कंजक्शन है, सॉरी, एंड कैसा ही कंजक्शन है साहब, एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन ही तो है। बताओ जल्दी जरा, एंड कैसा ही कंजक्शन है, एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन ही तो है। लेकिन इस वाली सिचुएशन में कॉमे को ओमिट भी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं, क्योंकि यहां पर आपने दो क्लोजेस नहीं जोड़े हैं, आपने दो शब्द जोड़े हैं, परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क। तो परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क को जब लिखा है तो ऐसी सिचुएशन में ओमिट भी कर देते हैं, लेकिन लगा दिया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। और मैं कहूं कॉमा क्यों लगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजक्शन आया। कोऑर्डिनेट कंजक्शन अपने से पहले कॉमा ले सकता है, कोई समस्या की बात नहीं है। हां यहां पर लिख भी सकते थे, नहीं भी लिख सकते, दोनों बातें ठीक होती। कॉमा लगाते तो ठीक, ना लगाते तो ठीक, क्योंकि दो नाउन्स को जोड़ा है, परसेवरेंस और हार्ड वर्क, दो नाउन को जोड़ा है। अगर दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हो, अगर दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हो और बीच में एंड आया है, बट आया है, फैन बॉयज में से कोई सा भी कंजक्शन आया है,
तो वो अपने से पहले क्या लेगा, अपने से पहले कॉमा जरूर लेगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से पहले कॉमे का प्रयोग मस्ट है, ध्यान रखना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर बात समझ में आ गई हो तो आंसर क्या बनेगा, सी फॉर कैट बनेगा। और चलते हैं आगे, 71 के बाद आ जाओ 72। भाई साहब ऑडेशियस, ऑडेशियस मतलब होता है साहसी, जिसमें ऑडेसिटी हो, जिसमें साहस हो, और साहस होने वाला व्यक्ति कौन होता है, बोल्ड होता है, इसमें समझने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट, इतना इतना कोई भी किताब खरीद लोगे ना तुम इंग्लिश की वोकैबुलरी की, शुरू के 10-12 वर्ड्स में से ही मिल जाएगा। बताओ, बोले वोकैबुलरी याद नहीं हो रही साहब, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे वोकैब की क्लास ले लो, अरे देख लो क्या पूछ रहा है। ऑडेशियस, कोई सी भी किताब तुम्हारे पास होगी, शुरू के 10-12 शब्दों में अगर ये ना मिल जाए तो बेकार है। एक के जितने शब्द होंगे हर एक किताब में, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी किताब में ऑडेशियस मिल जाएगा, साहसी। ठीक है, आ जाओ। अरे आसान है पेपर भाई। 73, कंप्लीट सब्जेक्ट, ये सेंटेंस मैंने नहीं कराया सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने का, जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराए थे तो पिछले सालों में भी सेम सवाल पूछा गया कि सब्जेक्ट तो क्या है, मैनी स्किल्ड आर्टिस्ट सब्जेक्ट है, जिसके हिसाब से वर्ब आई होगी पार्टिसिपेटेड। लेकिन मैंने आपको ये वाला सेंटेंस करवाया क्या, कि वर्ब के पहले जितना भी लिखा है वो सब सब्जेक्ट है। अगर आपको नहीं पता तो सेंटेंस की क्लास देखो, मैंने करा रखी है, सेंटेंस पार्ट 1 सेंटेंस पार्ट 2 दो क्लासेस करा रखी हैं। क्या उसमें बताया, मैनी स्किल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, जहां से वर्ब शुरू हो रही है वो वर्ब है, और वर्ब से पहला हिस्सा सारा का सारा क्या है, सब्जेक्ट है। अगर बात समझ में आई हो तो मेरे हिसाब से आंसर क्या बनना चाहिए, बी फॉर बॉल बनना चाहिए। बहुत बढ़िया साहब। 74 देख लो, ठीक है नहीं। सेलेक्ट द वर्ड इन विच द साइलेंट लेटर डजंट बिलोंग टू द सेम लेटर। अब देखो वो बोला है, बोलने में कह रहा कौन से का जो साउंड जो है सेम नहीं है, आर, आयर, ऑनेस्ट, दोनों तीनों के तीनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, तीनों के तीनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे। लेकिन घोस्ट को कैसे लिखेंगे, घोस्ट होता है घ, घोस्ट किससे स्टार्ट होता है, घ से। इसका मतलब ये वाला डिफरेंट है, बाकी सारे सेम है। ये वाला डिफरेंट है, बाकी सारे क्या है, सेम है। 75, चूज द सेंटेंस इन विच द एडवर्ब एक्सप्रेस फ्रीक्वेंसी। वो सेंटेंस चुनो जिसमें एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को बताता है। मैंने फिर वही बात कही, ये सेंटेंस भी क्लास में करवाए हैं फ्रीक्वेंसी वाले, सारे के सारे एडवर्ब क्लास देख लो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब की, उसमें ना मिल जाए तुम्हें तो बेकार है। और बताऊं, ऑफन भी है एग्जाम्पल में, ऑफन कैसा है, अक्सर। ऑफन जो है, ऑलवेज जो है, ये फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, मैंने लाख बार बताया है। हाउ मच का रिप्लाई देता है कि कितना, तो जब भी आपको हाउ मच का रिप्लाई मिले तो भी फ्रीक्वेंसी होती है। वो विजिट करता है, कितना विजिट करता है, बोले ऑफन, अक्सर विजिट करता है। हाउ मच का रिप्लाई है, ऑफन क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। आपसे पूछा कौन सा एडवर्ब किसको दिखाता है, फ्रीक्वेंसी को। यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, टाइम है, कब, कल। यस्टरडे टाइम है कल, और कल मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसे पहुंचा, लेट पहुंचा, ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया। शी वेटेड, उसने वेट किया, कहां वेट किया, आउटसाइड, आउटसाइड द ऑफिस, पूरा आउटसाइड द ऑफिस, ये पूरा क्या बनेगा, जगह, प्लेस है ना। कहां पर वेट किया, वेटेड वेयर, आउटसाइड द ऑफिस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं आपसे कहूं पेशेंटली आएगा, पेशेंटली मतलब बहुत शांति से इंतजार किया। ही वेटेड हाउ, उसने कैसे इंतजार किया, बहुत पेशेंटली, बहुत शांति से। हाउ का रिप्लाई पेशेंटली क्या बनेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा, एडवर्ब ऑफ क्या बनेगा, मैनर बनेगा। द गेस्ट सेट वेयर, कहां बैठ गए वो, भाई साहब आसपास में कहीं बैठ गए, तो वेयर का रिप्लाई है, तो नियर बाय क्या बनेगा, एडवर्ब ऑफ जो है प्लेस बनेगा। बहुत बढ़िया। अगर बात समझ में आ गई हो तो फिर आगे चलते हैं 76 में। इन द सेंटेंस यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट टुडे, द वर्ब मस्ट क्या है। भाई साहब आपको बहुत बार चीख चीख के बताई है ये बात, सेंटेंस देख लो या कोई भी क्लास देख लो, 10 मॉडल्स होते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ऐसे ही याद होनी चाहिए। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, 10 मॉडल्स होते हैं। उसके अलावा नीड, डेयर और यूज टू मार्जिनल्स होते हैं, ये तुम्हें पता हो। हैज टू, हैड टू भी मॉडल्स की तरीके से ही काम करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें तुम्हें पढ़ाई हैं। अगर तुम्हें बात पढ़ाई है तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, आंसर बनेगा 76 का, ए फॉर एप्पल। ठीक है, आ जाओ जरा, इसका धुआं निकाल देते तुमने ध्यान से पढ़ा होता तो। ये कहां से आ गई पीडीएफ, नहीं ये नहीं चाहिए थी भाई, एक सेकंड रुकना गाइस, ये जो है अब मुझे लगता है परेशान करेगा। नहीं यार, इधर नहीं, इधर आ जाओ, हाँ ठीक है, नहीं करेगा नहीं करेगा, अच्छा है ये, बहुत अच्छा इंसान है ये। और 77 पे आ जाओ साहब। ठीक है, आपसे पूछा है कि भाई ग्रामेटिकल जो है एक्यूरेसी के हिसाब से पोलाइट रिक्वेस्ट किसको दिखा रही है। पोलाइट रिक्वेस्ट, भाई रिक्वेस्ट करने के लिए काइंडली का प्रयोग करोगे। जब तुम काइंडली का प्रयोग कर रहे हो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस बनाओगे ना, रिक्वेस्ट किससे दिखाओगे, इंपेरेटिव सेंटेंस से। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस से दिखाओगे तो शुरू में टू क्या कर रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। अगर फर्स्ट फॉर्म से होती है तो आईएनजी फॉर्म क्या कर रही है, गलत। ठीक है, काइंडली लैंड मी योर नोट्स फॉर अ डे, काइंडली यू लैंड मी। अब मैं तुमसे पूछूं यू तुमने क्या करने के लिए लगाया, जब इंपेरेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस में यू तो हिडन होता है, गलत हो गया। काइंडली लैंड मी, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल, आंसर क्या बनेगा, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट आ जाओ
भाई साहब आपसे पूछा जेंडर बता दो, एम्परर का एम्प्रेस होता है, ठीक है, ड्यूक का डचेस होता है, पैट्रॉन का पेट्रोनस होता है, लेकिन सुल्तान जो सुल्तान होता है उसका सुल्ताना होता है, ई की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसको पढ़ते भी तो तुम्हें पढ़ के समझ में आ जाता कि कितना अजीब सा है, सुल्ताना के बाद ई लगा रखा है, ए फॉर एप्पल लगाना आंसर, ठीक है। कौन सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है आपसे पूछा था, नेक्स्ट देखो, ठीक है। आपसे पूछा है कि साहब कंप्लीट कर दो सेंटेंस को। मैं भाई, अगर ये गलत कर रहे हो तुम सेंटेंस, सेंटेंस को ध्यान से देखोगे, अगले वाले हिस्से में नॉट आया है, अगर इस हिस्से में नॉट आया है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नोबडी का प्रयोग सही है गलत, नोबडी का प्रयोग गलत, नोबडी का प्रयोग सही है गलत, बोले जी नोबडी तो गलत है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, नोबडी गलत है। मैं आपसे पूछूं आगे, जरा आगे देखो, अगर सेंटेंस में नॉट आ गया, अगर सेंटेंस में नॉट आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं होता। नेगेटिव सेंटेंस में नोबडी तो आ नहीं सकता, क्योंकि नो लगा दोगे तो दो नेगेटिव हो जाएंगे, और दो नेगेटिव हो जाएंगे सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का प्रयोग सही है गलत, बोले जी गलत, तो ये गलत, ये गलत। मैं आपसे पूछूं ये गलत हो गया, बोले समबडी आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सम लगाओ, सेंटेंस नेगेटिव होता है तो एनी लगाते हैं, बहुत कॉमन सा ग्रामर का रूल है। सेंटेंस पॉजिटिव है, बोले जी नहीं नेगेटिव है, हमने नॉट देख लिया, अगर नेगेटिव है तो समबडी नहीं आएगा, समबडी एल्स नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा, एनीबडी आएगा। ये मेरा आंसर होगा, एनीबडी। क्यों होगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग गलत होता है और एनी का प्रयोग सही होता है, इन जनरल तो यही होता है साहब, ठीक है। 80 नंबर देखिएगा, चूज द इनकरेक्ट जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर तुम ध्यान से देखो तो इनकरेक्ट पूछा है और यस्टरडे आया है। कभी भी आपको यस्टरडे मिल जाए तो इसमें यह बात जानने की है कि यस्टरडे के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बताओ। और मैंने आपको ये बात कितनी बार बताई, आप ग्रामर की पहली क्लास खोल के देख लो, पहली क्लास में मैंने आपको ये बात बता रखी है, सिंगल एक्शन अगर है अगर सिंगल एक्शन है, कब का, पास्ट का सिंगल एक्शन हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनेगा। अगर पास्ट का कोई भी सेंटेंस दे रखा है और वो पुरानी बात कर रहा है, मतलब पुरानी तो बात कर ही रहा होगा, पास्ट का होगा, लेकिन अगर सिंगल एक्शन है तो उसको हेड से बनाने की कोशिश मत करना। पास्ट के सिंगल एक्शन के लिए किसका यूज करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म का, सेकंड फॉर्म का। पास्ट का सिंगल एक्शन, पास्ट में कोई घटना घटित हुई, अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है, एक काम होके निमट गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। पास्ट के एक्शन के लिए किसका प्रयोग गलत है, हेड का प्रयोग गलत है। पास्ट के लिए हैव सही है, गलत है। अरे हैज हैव तो प्रेजेंट के लिए आता है, तो ये गलत हो गया। मैं आपसे पूछूं, बोले दोनों में, डिड द स्टूडेंट सबमिट, डिड द स्टूडेंट्स हैव सबमिट। अब मुझे बताओ, डिड के साथ फिर से हैव आ गया, हैव भी प्रेजेंट को दिखाता है, बोले गलत। ये तो वैसे तुम सब लोगों ने काट ही दिया होगा, तुम्हें इसमें समस्या हो सकती है, तो मैं आपको फिर वही बात, ग्रामर की पहली क्लास 1.5-2 घंटे की क्लास है, उसमें सब बता रखा है क्या, कि हेड का प्रयोग सिंगल सेंटेंस में नहीं होता साहब, हेड का प्रयोग सिंगल सेंटेंस में नहीं होगा। पास्ट के सिंगल एक्शन के लिए हेड गलत है, पीछे जाना पड़ेगा तो हेड जो लगा लेते हैं, मतलब दो एक्शन है, पुराने एक्शन के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद वाले के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर बात समझ में आई हो तो सी फॉर कैट आंसर होगा। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यस्टरडे के साथ सेकंड फॉर्म आती है, आ गई देखो सेकंड फॉर्म डिड, कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। 80 के बाद 81 देख लो, शी हैज बीन रीडिंग। मैं आपसे पूछूं, उसने पूछा हैज बीन रीडिंग क्या है, अरे हैज बीन रीडिंग वर्ब्स है, हैज बीन रीडिंग क्या है, वर्ब है, ये क्या है साहब, वर्ब है। बोले अच्छा ठीक है, कैसी वर्ब है, मॉडल्स हैं, नहीं मॉडल्स तो मैंने बताया 10 मॉडल्स होते हैं, उसमें से तो कोई नहीं है। मैं आपसे पूछूं फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, भाई साहब बड़ी कॉमन सी बात है, अगर तुम्हें नहीं पता हो फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, वो शब्द जिन पर सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने का फर्क नहीं पड़ता, वो कैसे होते हैं हमारे, उनको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट। जैसे इन्फिनेटिव हो गया, जैसे जीरंट हो गया, इन्फिनेटिव, ही आए, शी आए, इट आए, दे आए, इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव ही रहेगा। ही वांट टू गो, ही वांट्स टू गो, ही वांट्स टू गो, यू वांट टू गो, यू वांट्स टू गो, यू वांट टू गो, तो यू के हिसाब से वांट आया, ही के हिसाब से वांट्स आया, वर्ब बदली ना। अगर वर्ब बदली तो जब वर्ब बदलती है तो उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, उसको कौन सी वर्ब कहते हैं, फाइनाइट। लेकिन टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो या यू वॉन्ट टू गो, दोनों में वॉन्ट का वॉन्ट्स तो हो गया, लेकिन टू गो ऐसे का ऐसी रहा। ऐसी वर्ब जो नहीं बदलती हैं, जिन पर सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने का प्रभाव नहीं पड़ता है, उन वर्ब्स को कैसी वर्ब कहते हैं, नॉन फाइनाइट। ठीक है साहब, उनको क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट। लेकिन जो आपकी नॉर्मल वर्ब्स होती हैं, जो आप मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, उनको कैसी वर्ब कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट मेन वर्ब ये हो गई, ये हो गई फाइनाइट मेन वर्ब, एक बात। और दूसरा हैज बीन क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो विद ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग वर्ब भी होता है। अगर बात समझ में आई हो तो आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। क्लियर करो, आगे बढ़ो। भाई बताओ प्रपोजिशन करेक्टली किस में यूज हुई है, डेलिब्रेट के साथ ऑन आता है, ऑन है ये रहा ऑन, अच्छा नहीं नहीं, अबाउट भी तो दे रखा है, अबाउट गलत, डेलिब्रेट एट गलत, डेलिब्रेट ओवर गलत, टू भी गलत, और डेलिब्रेट ऑन, ये आ गया देखो आंसर डी फॉर डॉग। डेलिब्रेट ऑन द प्रपोजल, डेलिब्रेटेड ऑन द प्रपोजल, कमेटी डेलिब्रेटेड, डेलिब्रेट होता है, तुमने डेलिब्रेट किया जो है प्रपोजल को, तो वो ये टॉपिक की बात हो रही है ना, किसके ऊपर टॉपिक है, कोई इशू है, तो टॉपिक इशू के लिए वैसे भी ऑन का प्रयोग करते हैं, अगर तुमने थोड़ा बहुत समझा हो तो। ठीक है, कुल मिला के आंसर बनेगा डी फॉर डॉग, कुल मिला के आंसर बनेगा 84 का डी फॉर डॉग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बताओ साहब क्या कहोगे। भाई साहब ये सेम एग्जाम्पल अगर ना कराया हो
जाके देख लेना नाउन की क्लास में, नाउन की क्लास करा रखी है, 40 क्वेश्चन कराए हैं, सेम क्वेश्चन करा रखा है क्लास में, क्राइटेरियन क्राइटेरिया वाला सेम क्वेश्चन करा रखा है। अगर तुम्हें ना विश्वास हो जाके देख लो, मुझे पता था पेपर में ये वाले क्वेश्चन पूछते हैं, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया करा रखा है। अब मैं तुमसे पूछूं क्राइटेरियन आएगा या क्राइटेरिया आएगा, जरा देख लो। सेवरल, सेवरल मतलब बहुत सारे, कमेटी इवेल्युएटेड सेवरल, बहुत सारे। अगर बहुत सारे हैं तो तुम्हें पता है कि यहां पे क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। अगर प्लूरल नाउन आएगा तो क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है। 83 का क्या बनेगा, सी फॉर कैट बनेगा। समझा इसलिए दे रहा हूं उसके आगे क्योंकि सेम क्वेश्चन करा रखा है क्लास में। ठीक है, आ जाओ जरा 84। भाई साहब को रिलेटिव कंजक्शन बता दो। को रिलेटिव कंजक्शन भैया जो रिलेट करते हैं आपस में। अब तुमने जैसी नाइदर देखा तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, नाइदर के साथ नॉर आता है, बोले ये रहा। यहां पर नाइदर के साथ एंड दे रखा है, गलत। नाइदर के साथ बट दे रखा है, गलत। नाइदर के साथ विद दे रखा है, गलत। ठीक है, कुछ नहीं आएगा। नाइदर के साथ नॉर आता है, आइदर के साथ और आता है, बता रखी है बात, बहुत आसान सी कहानी है। 84 हो गया साहब, 85 देख लो, आ जाओ जरा। देखो जरा सेंटेंस, पैसिव वॉइस में 1.5 घंटे की क्लास कराई है, सेम सेंटेंस उसी से उठ के आया। 1.5 घंटे की क्लास में इंपेरेटिव सेंटेंस देखो। इंपेरेटिव सेंटेंस को मैंने करना बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम, जो है लेट वाले सेंटेंस को कैसे पैसिव बनाते हैं। लेट वाले सेंटेंस को पैसिव बनाने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको ये बात बताई है, जरा देखना। द टीचर सेड, टीचर सेड, बहुत बढ़िया। जैसे ही तुम लेटस देखोगे तो तुम्हें लेटस को देख के समझ में आना चाहिए, टीचर ने जब कहा कि लेट्स बिगिन द डिस्कशन इमीडिएटली, की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, तो लेट अस का मतलब है मैं और तुम दोनों मिले हुए हैं, मतलब मैंने तुम्हें सजेशन दिया। लेटस वाले सेंटेंस हमेशा किससे बनते हैं, सजेस्टेड से बनते हैं। उसके बाद अस जो है सब्जेक्ट है हमारे, अस जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, अस का वी बनेगा, और वी जो है वो किस में चेंज होगा, बोले जी वी जो है जब टीचर के पास जाएगा तो टीचर कौन है, ही है, लेकिन ही का प्लूरल कौन होता है, दे होता है, तो वी चेंज होगा, अस चेंज होगा किसमें, दे में। दूसरी बात, जब तुम किसी को सजेस्ट करते हो तो सजेशन वाले सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, अपनी तरफ से शुड लगाते हैं, क्योंकि हमने सजेशन दिया है तो सजेशन के लिए मॉडल क्या आता है, शुड आता है। बाकी वर्ब ऐसे ही उतार दो। बिगिन द डिस्कशन इमीडिएटली, बिगिन द डिस्कशन इमीडिएटली, पैसिव की क्लास में करा रखा है सेंटेंस। ठीक है, पैसिव की, एक्टिव पैसिव की एक ही क्लास ली है, 1.5 घंटे की, उसी में काम हो जाएगा तुम्हारा। 85 क्लियर है, 86 आ जाओ। विच सेंटेंस यूजेस इंटरजेक्शन करेक्टली। अब देखो इंटरजेक्शन किसमें करेक्टली यूज हुआ साहब। अब एक बात देख लो, तुम वो पूछो कि बोले भैया ये काम, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच की 2 क्लास ले रखी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की 2 क्लास ले रखी है, जाके देख लो चैनल पे, टेट वाले में पढ़ा होगा। क्या बताया उसमें, मैंने आपको इंटरजेक्शन के लिए बताया, मैंने आपको बताया होगा इंटरजेक्शन खास करके खोल को देखोगे, मुश्किल से इंटरजेक्शन में 2 बातें बताई हैं, 2 में से वहां से सवाल आ गया, केवल 2 बात बताई थी। क्या कि एक तो इंटरजेक्शन का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में हो जाएगा, मैंने बताया वाक्य इंटरजेक्शन वाक्य के शुरू में आ जाएगा, या तो कॉमा लग के यहां एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल जाएगा तुम्हें, और एक और एग्जांपल भी शायद हुर्रे का ही था, या फिर ऐसा हो जाएगा, क्या 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 कहेगा वो, हुर्रे एक्सक्लेमेटरी मार्क, और उसके बाद कह देगा द टीम वोन। ये बात पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में करा रखी है, बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कराया ना, उस बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में जाके देखो। मैंने बताया कि एक्सक्लेमेटरी मार्क 2 तरीके से यूज हो सकता है, वहीं से सवाल आ गया। देखो एक तो लास्ट में यूज हुआ है, करेक्ट यूज पूछ लिया ना, एक लास्ट में यूज हुआ कॉमा लगा के, एक यूज हुआ पहले एक्सक्लेमेटरी मार्क और बाद में फुल स्टॉप। पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास जाके देख लो, बेसिक की बता रखी है भाई साहब, सेम बात बताई, और इंटरजेक्शन में बात ही 2 बताई मैंने कि भाई एक तो ये बन सकता है इस तरीके से, दूसरा बताया कि जो इंटरजेक्शन जो है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो व्हाट और हाउ से बनते हैं, वो वाली बात बताई। बाकी इंटरजेक्शन में केवल एक बात बताई कि एक्सक्लेमेटरी मार्क कहां कहां आ सकता है, शुरू में आ सकता है और बाद में आ सकता है, यही 2 बात बताई थी, वहीं से सवाल पूछ लिया। आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। बहुत बढ़िया। चूज द ओपिनियन इन विच नाउन जो है चेंजेस कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन। क्लास जाके फिर से वही बात कहूंगा, क्लास जाके देख लो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली, मैंने आपको प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस ही ऐसे समझाया। मैंने कहा राम कह रहा हूं तो लड़का है, बॉय कह दिया तो क्या है, कॉमन नाउन है। राम कह दिया लड़का है तो प्रॉपर नाउन, बॉय कह दिया तो कॉमन नाउन, सीता कह दिया तो प्रॉपर नाउन, गर्ल कह दिया तो कॉमन नाउन, प्लास्टिक कह दिया तो मटीरियल नाउन, प्लास्टिक से पेन बन गया तो कैसा नाउन, कॉमन नाउन। इस तरीके से समझाए थे मैंने एग्जांपल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच की कॉमन क्लास में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे काम करते हैं। अगर तुम्हें बात समझ में आए तो माउंटेन और हिल दोनों कॉमन नाउन है, सिटी और टाउन दोनों कॉमन नाउन है, बॉय और चाइल्ड दोनों कॉमन नाउन है, लेकिन रिवर कॉमन नाउन है, और रिवर का नाम बता दिया गंगा। और ध्यान से सुनना, जाके देखना क्लास में एग्जाम्पल भी किसका हो सकता है, वहां गंगा का एग्जाम्पल हो सकता है, गंगा को रिवर कह दूं, ध्यान से देखना, हो सकता है एग्जाम्पल भी गंगा मिल जाए, सेम का सेम मिल जाए एग्जाम्पल आपको वहां पे। ये कॉमन नाउन और गंगा कैसा नाउन साहब, प्रॉपर नाउन। अगर बात समझ में आई हो तो 87 ये क्लियर हो गया साहब। आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद एक बड़ा सा पैसेज दे रखा है,
पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसी काम चला लोगे। पैसेज तो खैर मैं बताने की क्या वो है, मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ, मैंने अभी पढ़ा था पैसेज ये। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर द वो कहाँ बैठा था, गार्डन में बैठा था। एक तो आंसर इसका ये लगा लेना, इसका आंसर बी फॉर बॉल, अपने गार्डन में बैठा था, ठीक है। मतलब पैसेज पढ़ लेना, पैसेज में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, इसको पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है अभी फिलहाल, जब तुम्हारा पेपर हो गया है तो। मैं ही वुड रिमेन इन कंफर्ट जोन, ही वुड लिव अ लाइफ विदाउट ऑब्स्ट्रैकल, ही हैड टू एम्बार्क ऑन अ सेकंड लॉन्ग एंड आर्डर जर्नी। ये होगा सी फॉर कैट आंसर 89 का। 90 ऑफन वीप इन साइलेंस, ये आएगा। वो क्यों जो है अकेले में परेशान होता था, क्योंकि उसको लगता था कि उसको भगवान जी की याद आती थी बेसिकली, है ना। तो ही लॉन्ग्ड फॉर गॉड एंड फेल्ट लव, उसको भगवान जी की याद आती थी और उसको प्यार महसूस होता था। अब हो गई ये बात क्लियर। तो ये हमारा हो गया है साहब क्या, आपका जो है क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया है। और एक बार कमेंट में आंसर की बता दो, तुम्हें क्या लगता है, कैसा तुम्हें महसूस हो रहा है, जो भी तुम्हारे दिमाग की बातें हैं, जो भी तुम्हें कुछ कहना है अपना कमेंट सेक्शन में बता दो। नेक्स्ट पेपर अभी देखो, मैं देखता हूँ। अभी तो मैं फिलहाल ये था, मैंने ये पेपर जो है अभी मैंने आपको करा दिया, अगला वाला भी करा देता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही है, इसको देखो, इसको सोचो, इसको समझो और बताओ कि भाई हाँ ठीक है, पढ़ा हुआ आपका आया कि नहीं आया। आज के लिए इतना ही रखते हैं फिलहाल पेपर के लिए। कल वालों के लिए ऑल द बेस्ट है, नेक्स्ट पेपर एग्जाम्स वालों के लिए ऑल द बेस्ट है। तैयारी करते रहो, रिवाइज करो, ज्यादा नया पढ़ने के चक्कर में मत लगो, जो पुराना है उसी को रिवाइज करो, चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई समस्या की बात नहीं है। अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।